भरी जवानी में अपना ही मुंह काला करना, ये अत्यंत दुख की बात थी। ये तो वो समय होता है जब हर लड़की को सुंदर दिखने की चाह होती है, पर इस दुनिया में बैठे एक से बढ़कर एक हवस के भूखे दरिंदों से बचने के लिए राजकुमारी को यही कृत्य उचित लगा। और इसके सिवा वो बेचारी सोचती भी तो क्या। उसका इस दुनिया से मन तो तभी उठ गया जब वो अपने खुद के घर में खुद के बाप से ही नहीं बच पाई, तो अब तो फिर भी वो घर से बाहर ऐसी खुली दुनिया में थी जहाँ ऐसे ऐसे भेड़िए रहते हैं जो हमेशा किसी को भी नोच कर खा जाने की फिराक में रहते हैं। इसी सोच के साथ अत्यंत भारी हृदय से वो अपने पूरे शरीर पर कालिख पोत लेती है। राजकुमारी तारा ने पूरे शरीर पर इस तरह से कालिख पोत ली कि कोई उसे देखकर ये नहीं बता सकता था कि ये उसका असली रूप है या फिर कालिख पुता हुआ। वो ऊपर से नीचे तक अब एक कुरूप स्त्री नजर आ रही थी। राजकुमारी तारा ने जब इस हुलिये के साथ पानी में अपनी परछाई देखी तो वो भी खुद को नहीं पहचान पाई। अब जब राजकुमारी को पूरी तरह ये यकीन हो गया कि उसे कोई नहीं पहचान पाएगा, अब उसे किसी से कोई खतरा नहीं है, तो वो अपनी ससुराल जाने का निश्चय करती है। राजकुमारी ने सोचा, कहीं और भटकने से बेहतर तो यही है कि प्रतापगढ़ ही जाया जाए। कम से कम वहां अपने पति को तो रोज देख लिया करेगी। अब उनके सिवा इस दुनिया में उसका है ही कौन। हाँ, ये अच्छा विचार है। इससे मैं उनके पास भी रह लूंगी और अपने परिवार की सेवा भी कर लूंगी, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, और ना ही मुझे किसी को यह घिनौना सच बताने की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं विचारों के साथ राजकुमारी तेजी से अपनी ससुराल यानी प्रतापगढ़ की ओर बढ़ रही थी। तभी उसे रास्ते में एक गाड़ीवान दिखाई दिया। राजकुमारी तारावती कुछ धन के बदले उसकी गाड़ी में बैठ गई। शाम होते होते राजकुमारी तारावती प्रतापगढ़ पहुंच जाती है। जब वो महल के मुख्य द्वार पर जाती है तो पहरेदार उसे रोक लेते हैं। काली कलूटी बदसूरत स्त्री को देख बोहें चढ़ाते हुए पहरेदार बोले, कौन हो तुम और अंदर कहाँ चली जा रही हो? पहरेदारों की बात सुन राजकुमारी तारा ने विनती की कि वो एक दुखियारी स्त्री है जो दर दर भटकते हुए बहुत दूर से सिर्फ राजा साहब से मिलने आई है। उसकी हालत देख उसे एक भिखारिन समझ महल के पहरे पर खड़े पहरेदार उसे धमकाकर वहां से भगा देते हैं। राजकुमारी तारा का दिल दहाड़े मार मार कर रो रहा था। कितनी ही मुश्किल से, कितनी ही उम्मीदों के साथ वो यहाँ आई थी। राजकुमारी तारा इतनी दुखी थी कि वो किसी कुएं में कूदकर अपने प्राण त्यागने की सोच रही थी। फिर उसने सोचा, बिना अपनी आखिरी कोशिश किए ऐसे तो अपने प्राण नहीं त्यागेगी। वो प्रतापगढ़ की एक सराय में रुक गई। उसने निश्चय किया कि कल सुबह फिर से अपने ससुर यानी राजा महाराज से मिलने की कोशिश करेगी। जैसे ही सुबह होती है राजकुमारी तारा फिर से राजा महाराज से मिलने का प्रयत्न करती है, पर कल शाम की ही तरह पहरेदार उसे वहां से भगा देते हैं। अंततः राजकुमारी ने निर्णय किया कि वो महल के बाहर ही राजा की प्रतीक्षा करेगी। महलों में राज करने वाली राजकुमारी किसी भिखारिन की तरह सुबह से लेकर शाम तक राजमहल के मुख्य द्वार पर राजा के इंतजार में बैठी रहती कि कब राजा बाहर आए और कब वो उससे अपने मन की बात कहे। इसी तरह बेचारी राजकुमारी के 3 दिन गुजर जाते हैं। वो सुबह आकर राजमहल के द्वार पर बैठती, पूरा दिन राजा की एक झलक का इंतजार करती और शाम को थक हार कर उदास मन से वापस सराय लौट जाती। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। आज उसका चौथा दिन था जब वो बेचारी उदास मन से राजमहल के द्वार पर बैठी हुई थी। तभी राजमहल का मुख्य द्वार खुलता है और घोड़े पर सवार राजा धर्मपाल राजमहल के बाहर आते हैं। राजा को देखते ही फुर्ती के साथ राजकुमारी तारा उनके घोड़े के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, हे राजा महाराज, बहुत दिनों से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एकदम से घोड़े के सामने आई युवती को देख राजा थोड़े से असहज हो जाते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम? राजकुमारी तारा कुछ कहती, इससे पहले ही द्वार पर खड़े पहरेदार बोले, महाराज, ये कोई पागल लड़की है जो पिछले कुछ दिनों से आपसे मिलने की जिद कर रही है। हमने इसको बहुत बार भगाया भी, लेकिन फिर भी ये हर रोज यहाँ आ जाती है। तभी राजकुमारी तारा बोली, माफ करें महाराज, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं तो एक दुखियारी स्त्री हूँ जो बड़ी उम्मीद लेकर आपसे मिलने आई हूँ। राजकुमारी की बात सुन राजा बोला, सुनो लड़की, अभी तो मैं किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहा हूँ। तुम कल इसी समय राजदरबार में आ जाना। कल तुम्हें अंदर आने से कोई नहीं रोकेगा। इतना कह राजा धर्मपाल वहां से चले जाते हैं। राजा से आश्वासन मिलने पर राजकुमारी वापस सराय चली जाती है। अगले दिन राजा के कहे अनुसार जब राजकुमारी तारा उनसे मिलने के लिए आती है तो पहरेदार बिना किसी रोक टोक के उसे अंदर जाने देते हैं। महल के अंदर आते ही राजकुमारी तारा की नजरें हर जगह राजकुमार अभिमन्यु को ढूंढ रही थीं, पर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। राजकुमारी राजसभा में चली जाती है
जब वो राजसभा में आती है तो एक काली कलूटी बदसूरत सी महिला को देख राजसभा के सभी सदस्य बड़ी अजीब नजरों से उसे घूर रहे थे। राजकुमारी तारा राजा धर्मपाल के समक्ष जा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। तारा को देख राजा धर्मपाल बोले, अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो कल महल के द्वार पर मेरे घोड़े के सामने खड़ी हो गई थी। कहो तुम मुझसे किस लिए मिलना चाहती थी। राजा की बात सुन राजकुमारी तारा बोली, महाराज मेरा नाम चंदा है। मैं पास के ही राज्य से बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। आपके बारे में बहुत सुना था कि आप बड़े नेक और दयालु हैं। महाराज मेरे परिवार में कोई नहीं है, एक माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरा कोई नहीं है, आप मुझे कोई भी काम देकर नौकरी पर रख लीजिए। तारा की बात सुन राजा धर्मपाल ने एक बार उसे गौर से देखा और बोला, मेरे पास नौकरों की कोई कमी थोड़े ही ना है जो मैं किसी दूसरे राज्य की बदसूरत सी दिखने वाली लड़की को अपने राजमहल में नौकरी पर रखूंगा। तुम्हारे जैसी बदसूरत सी दिखने वाली लड़की को मैं अपने राजमहल में नौकरी पर क्यों रखूंगा। मेरे पास नौकरों की कोई कमी थोड़े ही ना है। राजा के मुख से ये बात सुन राजकुमारी तारा बहुत निराश हो जाती है। आगे राजा बोला, अगर ये बात तुम मुझे कल द्वार पर ही बता देती तो मैं तुम्हें वहीं मना कर देता। खामखा तुमने मेरा और अपना वक्त बर्बाद किया। तब राजकुमारी अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहने लगी, महाराज मुझे आप कुछ भी काम दे दीजिए, बस मेरी 2 शर्तें हैं। राजकुमारी तारा आगे कुछ कहती, उससे पहले ही पूरा राज्य दरबार हंसी ठहाकों से गूंज उठा। बड़ी अजीब लड़की है, राजा इसे नौकरी तक देने को तैयार नहीं है और ये है कि राजा के सामने शर्त रख रही है। बड़ी ही मूर्ख लड़की है। राजकुमारी की शर्त वाली बात सुन राजा धर्मपाल भी आश्चर्य से भर गया और उत्सुकता के साथ बोला, अच्छा बताओ तो तुम्हारी वे कौन सी शर्त है। राजकुमारी बोली, महाराज पहली ये कि मुझे अपने काम के बदले बस 2 वक्त की रूखी सूखी रोटियां ही चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा की मुझे जरूरत भी नहीं है, इसलिए आप इसे मेरी पहली शर्त ही मान सकते हैं। राजा ने सोचा, बड़ी बेवकूफ लड़की है, एक तो काम के बदले सिर्फ सूखी रोटियां मांग रही है और दूसरा उसे शर्त का नाम भी दे रही है। राजा उसकी मूर्खता पर मन ही मन मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, अपनी दूसरी शर्त बताओ। राजकुमारी तारा बोली, महाराज मेरी दूसरी शर्त ये है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए तो आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे, भले ही मेरी गलती के बदले मुझे कोड़े मारने की सजा दे दीजिएगा। इतना कह राजकुमारी तारा घुटनों पर बैठकर राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगी और बोली, महाराज मुझ अनाथ पर दया कीजिए, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, कृपया मुझे मना मत कीजिएगा। उसको यूं गिड़गिड़ाते देख राजा धर्मपाल को उस पर दया आ जाती है। अंततः वे उसे जानवरों के बाड़े का काम दे देते हैं। राजा के पास बहुत गाय थीं, जिनको खिलाने पिलाने से लेकर उनको चराने ले जाने और बाड़े की साफ सफाई तक का सारा काम राजकुमारी तारा को सौंप दिया जाता है। उसके रहने की व्यवस्था भी पशुओं के साथ बाड़े में ही कर दी जाती है। राजकुमारी तारा अत्यंत खुश थी। जब एक नौकरानी चंदा यानी राजकुमारी तारा को बाड़े के पास लेकर जाती है तो राजकुमारी तारा को बाड़े से कुछ ही दूरी पर राजकुमार अभिमन्यु खड़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसे अपने पति को बस कुछ ही कदम दूर खड़े देखकर राजकुमारी तारा का हृदय अंदर से उमड़ आता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। एक साथ पता नहीं कितनी ही भावनाएं राजकुमारी के अंदर बह रही थीं। उसका दिल कर रहा था कि अभी भागकर अपने पति के पास जाए और उसके पैरों में गिर जाए और अपने साथ बीती पूरी व्यथा उनके आगे कह सुनाए और उन्हें बता दे कि वो मरी नहीं बल्कि जिंदा है। पर समय की नजाकत को देखते हुए राजकुमारी अपनी भावनाओं पर काबू पा लेती है और चुपचाप नौकर के साथ बाड़े के अंदर जाने लगती है। तभी राजकुमार अभिमन्यु के पास खड़े एक व्यक्ति ने हाथ से इशारा कर राजकुमारी तारा को अपने पास बुलाया। राजकुमारी तारावती धड़कते दिल के साथ राजकुमार के पास जाती है। धड़कते दिल के साथ राजकुमारी तारा राजकुमार के पास जाती है। आज पहली बार वो अपने पति को इतनी नजदीक से देखने वाली थी। जब राजकुमारी राजकुमार अभिमन्यु के पास गई तो उनके पास खड़ा उनका सेवक राजकुमारी से बोला, तेरा नाम क्या है? राजकुमार अभिमन्यु जानना चाहते हैं। सेवक के इतना कहने पर राजकुमारी तारा राजकुमार अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। पहली बार उसने अपने पति को इतने पास से देखा था। वो अपने सुंदर नौजवान पति को आंखों में बसा लेना चाहती थी। जब उसने गौर से राजकुमार अभिमन्यु को देखा तो वो उन्हें देखती ही रह गई। उनका सुंदर रूप और हष्ट-पुष्ट शरीर, ये वही सूरत थी जिसको देखने के लिए वो इतने वर्षों तक तरसी थी, इतने कष्ट सहे थे। राजकुमारी को ऐसे एक सांस राजकुमार को घूरते देख उनके पास खड़ा व्यक्ति बोला, ऐसे क्या देख रही है? क्या तूने कभी कोई राजकुमार नहीं देखा? अपनी नजरें नीची रख। क्या तूने कभी खुद को आईने में देखा है? तू इतनी बदसूरत है, इतनी कलमुही है, अगर तू शीशे को भी देखे तो वो भी टूट जाएगा। इतना कह वो आदमी घिनौनी हंसी हंसने लगा। राजकुमारी तारा बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई।
तभी राजकुमार अभिमन्यु पास खड़े व्यक्ति की हरकत पर क्रोधित होते हुए बोले, अगर वो कुरूप है, काली है, बद्दी है, तो इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? अरे मूर्ख आदमी, ये तो उस ऊपर वाले की बनाई रचना है। वो किसी को कैसा तो किसी को कैसा बनाता है। किसी के शक्ल सूरत का उपहास करना मतलब उस ऊपर वाले की तौहीन करना है। राजकुमार अभिमन्यु की बात सुन पास खड़े व्यक्ति का अपना सा मुंह हो जाता है। वहीं पास खड़ी राजकुमारी ने जब राजकुमार के शब्दों को सुना तो उसके दिल में राजकुमार की इज्जत कई गुना बढ़ गई। उसे फक्र हो रहा था कि वो इतनी अच्छी सोच, इतने सुंदर विचारों वाले पुरुष की जीवन संगिनी है। राजकुमारी तारा शर्माते हुए राजकुमार की तरफ देखते हुए बोली, जी मेरा नाम चंदा है। राजकुमार बोला, ठीक है चंदा, अब तुम जाओ। राजकुमारी बाड़े में आकर अपने काम में मशगूल हो गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। राजकुमारी की अच्छी देखरेख की वजह से गायों के दूध में भी वृद्धि होने लगी। सारी गायें अब दिखने में पहले की तुलना में अधिक सुंदर, साफ सुथरी और हष्ट पुष्ट नजर आने लगी। राजकुमारी तारा को जो भी काम सौंपा जाता वो उसे पूरा मन लगाकर करती। धीरे धीरे उससे घृणा करने वाले लोग भी उसका सम्मान करने लगे। राजा अब उसे बाड़े से हटकर अन्य काम भी सौंपने लगे। हर काम को राजकुमारी पूरी लगन के साथ करती। वो हर समय इसी फिराक में रहती कि कब उसे राजकुमार अभिमन्यु के दर्शन हो। जिस दिन राजकुमारी को राजकुमार के दर्शन हो जाते वो दिन उसका बड़ी खुशी के साथ गुजरता। ऐसे बीतते समय के साथ राजकुमारी तारा के दिन भी बड़े अच्छे से गुजर रहे थे। दूसरी तरफ उसका पिता यानी राजा मदनपाल राजकुमारी के न मिलने से बहुत अधिक चिंता में रहता था। वो उसकी गुमशुदगी की घोषणा भी नहीं करवा सकता था क्योंकि उसने राजकुमारी तारा को मृत घोषित किया हुआ था। हर गुजरने वाला दिन अब राजा मदनपाल के लिए किसी नरक में बिताए गए भयानक साल के बराबर होता। रह रहकर अब उसे अपने किए का पछतावा होता। अब राजा को अपने आप से घिन आने लगी थी। जिस पिता ने अपनी बेटी पर बुरी नजर डाली अब वो तिल तिल कर मर रहा था। अब राजा मदनपाल को पूरी दुनिया में अपने से बुरा कोई भी व्यक्ति नहीं लगता। उसे लगता जैसे सारे संसार में सबसे दुष्ट और घिनौना व्यक्ति वही है। और ये सच भी था। राजा मदनपाल रात रात भर जाग कर खुद पर कोड़े बरसाता। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था कि कैसे भी करके वो राजकुमारी तारा को ढूंढे और उसके पैरों में गिरकर नाक रगड़कर उससे माफी मांगे। यदि वो अपने जीते जी इस जन्म में ऐसा कर पाया तो उसकी आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा और कम से कम वो मर तो चैन से पाएगा, वरना मृत्यु के बाद भी वो इस घिनौनी सोच और अपराध की अग्नि में जलता रहेगा। इन्हीं विचारों की अग्नि में जलते राजा मदनपाल के दिन गुजर रहे थे। उधर राजा धर्मपाल अपने पुत्र राजकुमार अभिमन्यु के लिए फिर से कोई योग्य वधू ढूंढने में लग गया क्योंकि राजकुमारी तारा की मृत्यु के संदेश को अब साल भर से ऊपर हो चुका था। ऐसे में राजा धर्मपाल फिर से अपने पुत्र अभिमन्यु का विवाह करवाना चाहता था। राजकुमार अभिमन्यु को जब ये खबर मिली तो वो अपने पिता राजा धर्मपाल के पास जाता है और कहता है, माफ कीजिएगा पिताजी, पर हर इंसान के जीवन में शादी और प्रेम केवल एक ही बार होता है और मेरे जीवन में वो हो चुका है। भले ही मैंने राजकुमारी तारावती के साथ समय व्यतीत न किया हो, पर मेरा प्रेम तो उसी से है। मुझ में ही कोई दोष होगा, तभी तो वो मुझे छोड़कर चली गई। और इस बात की क्या प्रतिभूति है कि मेरे दूसरे विवाह के पश्चात मेरी दूसरी पत्नी जिंदा रहेगी। तो हे पिताश्री, मैं अब दूसरी शादी नहीं करूंगा। पर राजा धर्मपाल के ऊपर राजकुमार की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी तलाश जारी रखी। जब ये बात उड़ते उड़ते राजकुमारी तारा के कानों तक पहुंची कि उसका पति उससे इतना प्रेम करता है कि वो अब दूसरा विवाह तक नहीं करना चाहता, तो वो भाव विभोर हो उठी। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। उसका मन कर रहा था कि वो अभी भागी भागी अभिमन्यु के पास जाए और उससे लिपटकर अपनी सारी व्यथा उसे कह सुनाए। पर किस मुंह से वो अपनी आप बीती राजकुमार अभिमन्यु के सामने बताए? किस मुंह से उसे ये कहे कि उसका पिता कितना नीच और घिनौना व्यक्ति है? ये विचार उसके मन में आते ही राजकुमारी के कदम आगे बढ़ ही नहीं पाते। वो बेचारी चुपचाप एक कोने में बैठकर बहते नेत्रों के साथ अपने भाग्य को कोसने लग जाती है। दिन बीतते गए। आखिरकार राजा धर्मपाल को राजकुमार के विवाह हेतु एक कन्या पसंद आ ही जाती है। राजकुमार अभिमन्यु को जब पता चला तो उसने बहुत मना किया, पर राजा धर्मपाल ने उसकी एक भी न सुनी और उसका विवाह पक्का कर दिया। जब ये खबर राजकुमारी तारा तक पहुंची तो उसके चेहरे पर बेबसी और क्रोध के मिश्रित भाव थे। राजकुमारी तारावती ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो राजकुमार अभिमन्यु का विवाह अन्य किसी दूसरी स्त्री के साथ नहीं होने देगी।